ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, ब्लॉक क्रेडिट, ये सब के बारे में बात हो रही थी। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वो अमेंडमेंट के बाद अब जो अपडेटेड पॉइंट है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। मेजरली नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे एनलिस्ट की हुई है उनमें आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में क्या बोला था, मोटर व्हीकल की बात हो रही है। अगर आपने कार या टू व्हीलर कुछ भी परचेज किया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसमें आपको आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगा अगर उसकी अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी 13 मेंबर्स तक है इंक्लूडिंग ड्राइवर। ठीक है, उससे ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी वाला अगर व्हीकल है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आईटीसी मिलेगा। तो इसका मतलब जो 13 सीटर से अबव कैपेसिटी में, जैसे वो टेम्पो ट्रैवलर आता है तो 17 सीट्स उसमें होती है, वो कवर होता है। या उससे ऊपर फिर बसेस आती है, मिनी बस है 28 सीटर, 33 सीटर, वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि उसमें आईटीसी मिलेगा। बिकॉज सबको पता है कि वो व्हीकल अगर कोई ले रहा है पर्सनल यूज़ के लिए नहीं होगा, वो कमर्शियल यूज़ के लिए ही होगा। तो ऑब्वियसली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आईटीसी देना है। लेकिन 13 सीटर तक की जो गाड़ी है, 7 सीटर है, 5 सीटर है, डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ क्या करोगे। हमने उसमें एक्सेप्शंस में भी देखा था कल, मोटर ड्राइविंग के लिए आप उसको यूज़ करवा रहे हो, या फिर टैक्सी की तरह यूज़ कर रहे हो, या एज ए डीलर आपने वो गाड़ी खरीदी है लोगों को बेचने के लिए, तो उसमें आपको आईटीसी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर ये चीज़। फिर इसके साथ हमने इसके इंश्योरेंस, सर्विस कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस की बात भी की थी। उसमें भी जो आपका जीएसटी जा रहा है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर बिजनेस यूज़ के लिए व्हीकल लिया हुआ है तो आप उसका इंश्योरेंस और रिपेयर्स में जितना भी जीएसटी पे कर रहे हो वो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो कॉमन सेंस पे चल रहा है, पर्सनल यूज़ वाले में नो आईटीसी, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। क्लियर ये पॉइंट। उसी में जो डबल ए और ए बी वाला जो पॉइंट है, वहाँ पे वेसल, एयरक्राफ्ट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। कंसेप्ट सेम ही था, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्लियर। तो ये पॉइंट्स तो अपने कंप्लीट थे। आगे बढ़ते हैं, अब बी पॉइंट देख लेते हैं। अब अगेन बी पॉइंट का मतलब ये है कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई आएंगी उन सब पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक एक्सेप्ट या अदर देन वाला पॉइंट ना आ जाए। तो उसके आगे जो लिखा होगा वहाँ आईटीसी मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है। देख लेते हैं, लैंग्वेज के साथ ही चल रहे हैं। द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट रिफर्ड टू इन द अबव क्लॉजेस, इन सब पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव लिस्ट चल रही है, कंफ्यूजन में मत रहना, बार बार आपको क्लियर आउट करवा ही दूंगा किस पे आईटीसी है किस पे नहीं है, तो मिक्सअप नहीं होगा। अब ये देख लो कौन कौन सी सर्विसेज है। फूड एंड बेवरेजेस सिंपल है, इम्प्लाइड चीज़ है। आउटडोर केटरिंग, आउटडोर केटरिंग आपने अपने घर पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो घर पे जो फंक्शन है उसके लिए आपने केटरिंग वाले को बुलाया, तो ये आप ही के घर में या बिल्डिंग में, सोसाइटी में वो सारा अरेंजमेंट करके केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सारा कुकिंग स्टाफ वो लेके आते हैं, वहीं पे कुकिंग कर रहे हैं, वहीं पे खाना सर्व करके जा रहे हैं। अब ये आउटडोर केटरिंग सर्विस हो गई। आपके घर में कोई पर्सनल फंक्शन है जिसके लिए आपने सर्विसेज अवेल की है, तो उसमें कोई बिजनेस यूज़ तो है नहीं, तो उसमें कोई आईटीसी आपको मिलना भी नहीं चाहिए और मिलेगा भी नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे एक्सक्लूडेड रखा है, ये ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट देख लो, ब्यूटी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नेसेसिटी नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से करवा रहे हो, आपकी चॉइस है तो आप करवा रहे हो, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो इसमें आपको जीएसटी अगर देना पड़ता है तो उस पर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसमें भी कैसे है, जो मेडिकल सर्विसेज है ना, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, हॉस्पिटल में कोई ऑपरेट करवा रहा है, तो ये सब चीज़ों पे, सर्जरी पे कोई जीएसटी नहीं। डॉक्टर की फीस आप पे करो, हॉस्पिटल का चार्जेस पे करो, उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन ये ब्यूटी ट्रीटमेंट और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये नीड नहीं है, ये कोई ऐसे बीमार नहीं हो कि आप अपना इलाज करा रहे हो, ये अपनी मर्जी से वैल्यू एडिशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए आप करा रहे हो, तो इसमें अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो आईटीसी क्लेम करने को आपको नहीं मिलेगा। इवन इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे प्लास्टिक सर्जरी की उन्होंने बात की है। प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी ऑलवेज ब्यूटिफिकेशन या वैल्यू एडिशन के लिए नहीं होती है, कितनी बार वो ट्रीटमेंट के लिए भी होती है। जैसे एक्सीडेंट्स के केस में या बर्निंग के केस में अगर हो तो किसी की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़े, तो वो ऐसा नहीं कि जितना अच्छा दिख रहा है और अच्छा दिखने के लिए करवा रहा है, या कितनी बार होता है करवाने के बाद और ख़राब दिख रहा है। ठीक है, देखा होगा आपने कितनी बार बॉलीवुड वाले तो जितने भी करवाते हैं ना, पहले उल्टा ठीक दिख रहे होते हैं, इतना खर्चा करवा के शक्ल और बिगाड़ के लेके आते हैं, और फिर उसके बाद उसको फिर से ठीक कराते हैं, बोले ये ठीक से नहीं हुआ और रिपेयर करके दो। तो बार बार प्लास्टिक सर्जरी करवा के, ट्रीटमेंट करवा के अपनी शक्ल सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ कैसी है कि वो अलग पर्पस हो गया। लेकिन एक्सीडेंट्स वाले केस में कितनी बार क्या होता है भाई, फेस पे इंजरी हो गई है, उसको ठीक करने के लिए अगर आप कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हो तो उसमें जीएसटी में एग्जेम्पशन भी है, और बाई चांस अगर आप दे भी दोगे तो उसमें आपको आईटीसी वाला पॉइंट भी मिल जाएगा। तो वैसे तो उसमें आईटीसी नहीं आएगा बिकॉज एग्जेम्पशन में चला जाता है, बट पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर पर्पस वैल्यू एडिशन है तो जीएसटी लगेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर नीड है, एक्सीडेंट वाला या बर्निंग वाला कोई केस है,
तो वहाँ पे जीएसटी आपको देना नहीं, वो एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर हो जाता है। तो ये दो चीज़ें इस तरीके से डिवाइड हो सकती है। आगे देखें, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, वेसल, एयरक्राफ्ट, ये भी स्पेसिफिक हो गया। अब देखो एक्सेप्ट व्हेन में क्या बोला है, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन, ये पूरा एक पॉइंट है। लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रिफर्ड टू इन क्लॉज ए और डबल ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन। वो ऊपर जो मैंने कल आपको पॉइंट बताया एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा है कि बिजनेस यूज के लिए अगर आपने कार खरीदी है या कैब सर्विस के लिए या मोटर ड्राइविंग के लिए, तो उस पर पे किया गया इंश्योरेंस, ये वो रेंट चार्जेस, सब पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। पर्सनल यूज होगा तो कहीं पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये बात उसी से रिलेटेड है, वापस नहीं भी डिस्कस करेंगे, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अगर आप अपना करवा रहे हो तो ये बिजनेस एक्सपेंस है या पर्सनल एक्सपेंस है? बिजनेस एक्सपेंस में बाई एनी वे आ सकता है, ये कवर हो सकता है? नहीं। लाइफ इंश्योरेंस तो इंडिविजुअल होता है ना, उसमें बिजनेस का तो कोई लिंक है नहीं। तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने जो भी जीएसटी पे किया उसका आईटीसी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्लियर? ये मेडिकल इंश्योरेंस होता है, मेडिक्लेम बोलते हैं अपने, मेडिक्लेम में भी सेम कंसेप्ट है, उसमें भी आप जीएसटी पे करते हो लेकिन आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगा। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला, प्रोविजो देख लेते हैं। द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ shall be available where an inward supply of such goods or service or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services as an element of taxable composite or mixed supply। इसमें आप एग्जांपल लिख लो साथ में, इवेंट प्लानर या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आप साइड में नोट कर लो। इवेंट मैनेजमेंट का अपने एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो समझ लो। जैसे अभी केटरिंग की बात कर रहे थे ना, वो एग्जांपल ही मैं लिंक करवा देता हूँ। अब केटरर को आपने डायरेक्टली जाके बात कर लिया, कोई भी इतने सारे केटरर्स है अपने यहाँ पे सिटी में भी, तो आपने कोई अच्छे केटरर को हायर किया, जो भी आपको फूड मेन्यू रखवाना था, जो पर प्लेट बजट था, वो डिस्कस करके सब फाइनल कर लिया। अब वो आपके प्रीमाइसिस पे आएगा, अपना सारा सेटअप करेगा, इवेंट कंप्लीट करेगा, पैसे लेगा, चला जाएगा। एक वो ऑप्शन है, तो डायरेक्ट आपने उसके साथ डील कर लिया। एक होता है कि अपने क्या करते हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट में किसी को अपॉइंट कर लेते हैं, तो भाई आप इवेंट मैनेजर हो, ये मुझे इवेंट करवाना है, अब इसके अंदर फूड की रिक्वायरमेंट है, लाइटिंग है, डेकोरेशन है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास टाइम नहीं है एक एक के साथ बात करने का, आपको मैं पूरा पैकेज दे देता हूँ, आप ये सारी चीज़ें जो है वो करवा दो। अब इवेंट मैनेजर का हेडेक है कि वो केटरिंग वाले को कितने पैसे दे रहा है, क्लाइंट ने जो बजट दिया उसके अंदर उसको काम करना है, और जो उसने फूड मेन्यू बोला है वो फाइनल करवाना है। लेकिन अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, एक केटरिंग वाला, एक इवेंट मैनेजर और एक क्लाइंट जिसके वहाँ फंक्शन है। समझ आ गया? अब इस सिचुएशन में केटरिंग वाले के साथ डायरेक्ट अपने बात नहीं करने वाले, अपन ने तो इवेंट वाले को बोल दिया कि भाई ये खाना रखवाना है, उससे बात करवा दे, पैसों की बात आप कर लेना। अब वो जो केटरर है ना, वो गेस्ट को नहीं बोलेगा, या जिसका फंक्शन है वो होस्ट को नहीं बोलेगा कि भाई इतना पर प्लेट में चार्ज करूंगा एंड ऑल, वो किससे बात करेगा, इवेंट मैनेजर से। तो हमें यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, इवेंट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक तरफ वो क्या कर रहा है, केटरर को हायर कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, आपसे वो पैसे चार्ज कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इवेंट मैनेजर के घर का फंक्शन नहीं है, वो तो प्रोफेशनली फंक्शन को मैनेज कर रहा है जिसका वो पैसा चार्ज कर रहा है। तो एक तरफ आउटवर्ड सप्लाई अपने क्लाइंट को फैसिलिटी देने के लिए वो इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, किससे, केटरर से, लाइटिंग वाले से, डीजे से, डेकोरेशन वाले से, सबसे वो इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, ताकि आपके यहाँ जो फंक्शन उसने बोला है वो ठीक से कंप्लीट करवा सके। क्लियर हुआ? तो एक तरफ वो आपसे जो पैसा चार्ज करेगा इवेंट वाला, वो उस पर आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। क्लियर? और एक तरफ जो वो आगे बिल्स पे करेगा केटरिंग के, लाइटिंग के, सबके, उनको वो भी तो जीएसटी पे करेगा। समझ में आ रहा है? तो आप इवेंट प्लानर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसको आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो अपने घर का फंक्शन नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट अ प्राइवेट फंक्शन, वो उसका प्रोफेशन है। और उसके प्रोफेशन में अगर उसको सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज देने के लिए सर्विसेज अवेल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में आप खाना खुद नहीं बनाओगे, लाइटिंग अपने घर से लाके नहीं लगाओगे, डीजे आप खुद नहीं प्ले करने वाले, उसके लिए आपने लोगों को हायर किया होगा जिनको आप पे कर रहे हो, और क्लाइंट से लमसम अमाउंट ले रहे हो, और डिफरेंस में आपका जो मार्जिन है वो आप अर्न कर रहे हो। यही बिजनेस का मॉडल है। तो एक तरफ जीएसटी कलेक्ट करना, दूसरी तरफ जीएसटी पे करना, और बीच में आईटीसी क्लेम करना, ये उनका राइट है। तो इवेंट प्लानर आईटीसी क्लेम कर सकता है अगर वो केटरिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट के लिए अवेल कर रहा है। लेकिन यही आप अपने घर में फंक्शन रखवा रहे हो और केटरिंग वाले को डायरेक्ट बुला रहे हो, तो उसमें आप जीएसटी दोगे बट आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूज कैसा हो गया, प्राइवेट हो गया, आपका कोई बिजनेस नहीं, आपने तो घर में फंक्शन रखा था, उसके लिए आपने बुलाया। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है, तो प्रोविजो में ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये क्लब की मेंबरशिप की बात हो रही है, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर, सब कुछ कवर हो जाएगा।
अब अलग अलग क्लब्स की मेंबरशिप के बारे में अपने बात करते हैं, अवध का क्लब है, बाकी सारे क्लब्स है, जितने भी हैं सूरत में भी है। तो जो भी क्लब में आपने मेंबरशिप ले रखी है, तो ये क्लब की मेंबरशिप आपका बिजनेस एक्सपेंस है या पर्सनल एक्सपेंस है? पर्सनल है ना। आप अपने एंटरटेनमेंट और लीजर के लिए और फ्री टाइम के लिए क्लब की मेंबरशिप अवेल करते हो कि जब फ्री होंगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, रिफ्रेश होके आएंगे, टाइम स्पेंड करके आएंगे, वही होता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिजनेस के लिए कोई मेंबरशिप ले रहे हो। तो इसमें आप जो जीएसटी पे करते हो उसका आपको कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं। क्लियर, ये पता चल गया। नेक्स्ट, हेल्थ सेंटर, फिटनेस सेंटर, ये जिम और ये सब चीज़ों की बात हो रही है। तो हेल्थ और फिटनेस के लिए आपने कोई जिम ज्वाइन कर लिया, उसकी फीस में भी आपको जीएसटी पे करना है, लेकिन उस जीएसटी का आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये पर्सनल एक्सपेंडिचर खुद के फिटनेस के लिए कर रहे हो। क्लियर ये? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखना, ट्रैवल बेनिफिट्स की बात हो रही है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना है, बिकॉज आपको पढ़ के लगेगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन की बात हो रही है। सपोज मेरी कंपनी में आप सब लोग एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो, मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो आपने सुना भी होगा ना कंपनी की तरफ से भी कितनी बार ट्रिप्स अलाउड होती है एम्प्लॉयज को। ये कंपनी खर्चा करती है और एम्प्लॉय को साल में एक बार घूमने फिरने के लिए कहीं भेज रही है विद फैमिली। तो भाई 2 दिन का 3 दिन का कुछ पैकेज होगा जो कंपनी स्पॉन्सर करेगी और आप घूम फिर के आओ, आपको कोई पैसे नहीं देने। अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी पोस्ट के हिसाब से भी होगी कि भाई ट्रैवलिंग के लिए आपको बाई ट्रेन भेजेंगे या बाई फ्लाइट भेजेंगे, उसमें एसी कोच होगा या डोमेस्टिक, मतलब जो फ्लाइट है वो इकोनॉमी क्लास होगी या क्या होगा, वो सब चीज़ें कैटेगराइज होती हैं। तो उतना फंडिंग कंपनी की तरफ से रहता है। आपको अपग्रेड करना है तो ऊपर के पैसे आप खर्च करो, लेकिन कंपनी आपको इस तरीके की फैसिलिटीज देती है, ये कॉमन चीज़ है। अब इसमें यहाँ पे ये रूल ये बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के ट्रैवल बेनिफिट के लिए कुछ भी खर्चा किया तो उसमें जीएसटी लगा होगा या नहीं, या जीएसटी लगा ही नहीं होगा। मैंने आपकी वेकेशन के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराई, तो फ्लाइट की टिकट पे जीएसटी लगा होगा। आपके लिए होटल बुकिंग कराया, उस पर जीएसटी आया होगा। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उस जीएसटी का मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा बोला है, नेगेटिव लिस्ट में रखा है। तो आप बोलोगे सर ये तो बिजनेस एक्सपेंस है ना, आप हमारे लिए पैकेज स्पॉन्सर कर रहे हो, तो ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए खर्च कर रहा है, तो बिजनेस का खर्चा हुआ। तो यहाँ तो एक्चुअली में एम्प्लॉयर को तो आईटीसी क्लेम करने को मिलना चाहिए था ना, खुद थोड़ी ना घूमने जा रहा है वो, समझ आया। लेकिन फिर भी इन्होंने इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा है, आईटीसी नहीं देंगे। आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें ना डिपार्टमेंट ऐसा एम्प्लॉयर के साथ कोई नाइंसाफी करने के इंटेंशन से काम नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा डिफेंसिव है। डिफेंसिव क्यों है, इसका दूसरा साइड समझो आप। अगर ये अलाउ कर दिया होता जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस जो दिख रहा है उसको मान के, तो पता है लोग क्या करते, जितने भी एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर उनको पहले ही बोल देता कि देखो पूरे साल में किसी को कहीं भी घूमने जाना हो तो झूठ बोल के मत जाना कि सर बीमार हूँ, तबीयत खराब है, 4 दिन नहीं आऊँगा, उसमें आपका भी नुकसान है, मैं समझ जाऊँगा कितने दिन बीमार रहोगे। इससे बेटर है मुझे बोल देना कि घूमने जाना है, आपको ट्रेन की टिकट करानी है, फ्लाइट की टिकट करवानी है, होटल बुकिंग करवाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, जो करना है करो, बुकिंग मेरे थ्रू करवा लेना, मैं दिखा दूंगा कि मैंने आपकी ट्रिप स्पॉन्सर की है। तो इसमें दोनों का फायदा होगा। जो जीएसटी, अब सपोज आप अपना खुद का हॉलीडे बुक करवा रहे हो तो आपका तो पूरा जीएसटी लगने वाला है, उसका एटीसी मिलेगा आपको। जगह लग्जरी होटल्स में 28% जीएसटी है, आप फ्लाइट में जाओगे तो 18% जीएसटी है, तो ये सब का आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला थोड़ी ना है। लेकिन यही बुकिंग अगर आप मेरे थ्रू करवाओगे तो मैं तो पूरा एटीसी क्लेम कर लूंगा, तो क्यों ना वो बेनिफिट हम आधा आधा डिवाइड कर ले। तो जो 28% जीएसटी लग रहा है 14% बांट लेते हैं ना, आधा आईटीसी में क्लेम कर लेता हूँ, आधा आपको वापस कर दूंगा, तो मेरा भी तो कुछ फायदा है, मुझे भी आईटीसी मिल जाएगा और आपका जीएसटी का बर्डन आधा हो जाएगा। तो बोले ये तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। तो फिर हर एम्प्लॉय कहीं भी जाएगा ना घूमने फिरने, वो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ही बुकिंग कराएगा। पैसे तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जीएसटी का फायदा उठा लेंगे, तो नुकसान सरकार का ही होने वाला है। तो उन्होंने बोला ये रिस्क तो नहीं ले सकते। फिर हम कहाँ ध्यान रखेंगे कौन सी कंपनी की क्या पॉलिसी है, कितने लेवल के एम्प्लॉय को वो कितने लेवल की हॉलीडे पैकेज स्पॉन्सर करते हैं, ये सब वेरीफाई करना ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल नहीं होगा इतनी सारी कंपनीज और इतने सारे एम्प्लॉयज में। बेटर है कि बेनिफिट ही मत दो। तो उन्होंने अपने डिफेंस में अपने आप को सेफ रखने के लिए ये बेनिफिट एम्प्लॉयर से छीन लिया। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बायस्ड है, गलत हो गया, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी इसके लिए, इसलिए उन्होंने ऐसे रखा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर? तो ट्रैवल बेनिफिट्स की बात हो रही है, आया समझ में? अब क्लियर हुआ? अब इसका प्रोवाइडेड दैट वाला पॉइंट देखो, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन बोली है। एग्जाम्पल ही दे देता हूँ ना बेस्ट। तो ट्रैवल बेनिफिट्स की बात हो रही थी। अब इसमें पता है ये सिर्फ हॉलीडे लेवल पे नहीं, जो डेली पिक एंड ड्रॉप होता है ना, वो सर्विसेज भी कंपनीज प्रोवाइड करती है। आपने सुना होगा बड़े सिटीज़ में फैसिलिटी कंपनी देती है, इवन सूरत में भी है, ओएनजीसी, रिलायंस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो इनके हजीरा में प्लांट है, तो पिक एंड ड्रॉप एम्प्लॉयज का डेली उनकी बसेस में रहता है, वो स्टॉप पे आएंगे, आपको पिक करेंगे और ड्रॉप भी करके जाएंगे। तो आपको व्हीकल भी अपना लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज में हर जगह होता है। तो स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप करना वो लोग प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है जो डेली बेसिस पे हो रही है,
इसमें भी आइदर इट इज ऑप्शनल, वॉल्यूंटरीली एम्प्लॉयर अपने मन से प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कितनी बार गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन भी होता है। दोनों चीज़ों में वेरिएशन है। एक है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये फैसिलिटी मेरे एंड से रखी है कि चलो ठीक है, सबका आना जाना कन्वीनियंट हो जाएगा, तो हम उसका एक्सपेंस भी बेयर कर लेंगे, और जो बसेस या पिक एंड ड्रॉप अरेंज करना है, कैब अरेंज करनी है, वो कर देंगे। एक होता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिस इशू किया है कि भाई जैसे विमेन एम्प्लॉयज़ है, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये कंडीशन रख दी कि हर एम्प्लॉयर को विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने फीमेल स्टाफ के लिए तो एटलीस्ट पिक एंड ड्रॉप सर्विस मैंडेटरी रखनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एम्प्लॉयर को ये जो सर्विस देनी पड़ रही है दैट इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो नहीं फॉलो करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी आएगी। आया समझ में? अब इस चीज़ के बेस पे या आईटीसी में डिफरेंशिएशन कैसे किया वो समझो। अब अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैं आप सबको पिक एंड ड्रॉप सर्विस डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं खुद बसेस परचेज करूंगा, गाड़ियाँ परचेज करूंगा, ड्राइवर्स को सैलरी पे रखूंगा, मेंटेनेंस करूंगा गाड़ी का। इतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या? मैं क्या करूंगा, इस चीज़ को मैं आउटसोर्स कर दूंगा। आउटसोर्स करने का मतलब कि किसी कैब सर्विस वाले से टाई अप कर लूँ जिसके पास गाड़ियाँ और ड्राइवर है, कि भाई मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ये पिकअप पॉइंट है, ये ड्रॉप पॉइंट है, डेली इस टाइम पे आपको पिक एंड ड्रॉप करना है, और जो भी मंथली चार्ज होगा मेरे से ले लेना। अब आपको पर किलोमीटर चार्ज करना है या एक रूट फिक्स हो जाने के बाद मंथली एक फिक्स अमाउंट चार्ज करना है, आप देख लो। तो इस सिचुएशन में अगेन आप ये समझो, आपको एज एन एम्प्लॉय सर्विस देने के लिए मैंने किसी से सर्विस अवेल की, तो जो कैब कंपनी मुझे सर्विस दे रही है मेरे एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप करने की, वो मेरे लिए क्या है, इनपुट सर्विस। तो कैब सर्विस पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? तो हर महीने का जो मैं बिल उसको दूंगा उसमें मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं जीएसटी पे करूंगा, मेरा क्वेश्चन आने ही वाला है, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस पर यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया, अगर मैंने ये कैब सर्विस जो आपको प्रोवाइड की दैट इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट के कहने पे कंपलसरी, तो आईटीसी फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर मैं भी तो उनसे नेगोशिएट करूंगा कि अगर आप कंपल्सन लगा रहे हो तो मुझे आईटीसी दो। हाँ, मैं मेरे मन से अगर वॉल्यूंटरीली ये सर्विस दे रहा हूँ स्टाफ को, और फिर आप आईटीसी नहीं देना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मैंडेटरी है तो फिर आईटीसी मिलना चाहिए। आया समझ में? तो ये चीज़ यहाँ बोली, देख लो, प्रोवाइडेड दैट में जो लिखा है पढ़ लो एक बार, बोलो क्लियर, समझ आई कंडीशन? तो एकदम कॉमन सेंस वाली सिचुएशन है। ट्रैवल बेनिफिट्स पे नो आईटीसी, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, अगर लीगल ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने बोला है प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सिंपल कंडीशन, ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट अपना। आगे बढ़े नेक्स्ट एंट्री पे। यहाँ पे बात हो रही है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई वाले टाइम पे बता रहा था, मैंने वो एग्जाम्पल दिया भी था कंस्ट्रक्शन वाला। तो उसमें हमने ये देखा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। और देखो, बिल्डर हूँ मैं, अगर मैं आपको चीज़ रिपीट कर देता हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मुझे अगर कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है तो मैं सारा काम खुद नहीं करूँगा, मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर वो इंटरमीडियरी है जो मुझे कंस्ट्रक्शन का सारा सामान भी प्रोक्योर करके देगा, सीमेंट है, ब्रिक्स है, स्टील है, रॉड्स है, जो भी चाहिए वो सब ला के देगा, और जो मजदूर लेके आने हैं, लेबर वर्क कराना है, वो भी वही लेके आएगा, और सारा मैनेजमेंट भी वही करेगा कि काम ठीक से चल रहा है, सुपरविजन का काम उसका रहेगा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर एक्चुअली में कॉम्पोजिट सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमने देखा था। क्लियर? अब यहाँ पे जो बात हो रही है उसमें तीन पार्टीज को अपने इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक तो वो क्लाइंट जिसको अपनी प्रीमाइसिस बनवानी है, जैसे आपको अपनी बिल्डिंग या प्रीमाइसिस या अपना घर बनवाना है, उसके लिए आपने किसी बिल्डर से कांटेक्ट किया और उसको बोला कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी आप बना के दे दो, प्लान वन रेडी करवा दो और काम करवा दो, जो पैसे हैं वो ले लो। बिल्डर ने बोला ठीक है, मैं सब रेडी करवा दूंगा, मेरा कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो आपकी प्रीमाइसिस पे सुपरविजन करेगा, वो करवा देगा, आपको मुझे पे करना है, उसको उससे जो काम कराना है वो मेरा हेडेक है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे तीन लोग हैं, एक बिल्डर और एक क्लाइंट, और बीच में कौन है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर। तो बिल्डर सारा काम किसके थ्रू करवा रहा है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। ये आ गया समझ में? अब इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है वो जो काम कर रहा है वो पैसा किससे चार्ज करेगा? बिल्डर से। बिल्डर पैसा किससे चार्ज करेगा? क्लाइंट से। समझ आया? तो क्लाइंट की पॉकेट से जितना भी जीएसटी गया उसका क्लाइंट को कोई आईटीसी नहीं मिलने वाला, ये आप समझ लो। उसका रीजन क्या है? क्लाइंट तो खुद यूजर है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद के लिए बनवा रहा है। अच्छा, वो घर बनवा रहा है, फैक्ट्री बनवा रहा है या ऑफिस बनवा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। टाइप ऑफ प्रीमाइसिस में कोई बाइफर्केशन नहीं है। इफ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप अपने खुद के लिए बनवा रहे हो, तो एज अ क्लाइंट, एज अ यूजर आपको कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है वो तो इंटरमीडियरी है, क्लाइंट का काम करके दे रहा है बिल्डर के कहने पे। आ रहा है समझ में? तो उसको उसका जो भी खर्चा हुआ है, एक तरफ उसने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, उस पर उसने जीएसटी भरा, दूसरी तरफ उसने आगे बिल्डर से पैसे चार्ज किए, उस पर उसने जीएसटी कलेक्ट भी किया होगा, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सिचुएशन सेम है जैसी पीछे अभी इवेंट मैनेजर की थी, अगर आपको रिलेट हो जाए तो। वो इंटरमीडियरी है, समझ आ गया? तो वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, लेकिन क्लाइंट आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। आई स्टोरी समझ में? क्लियर? तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है रिगार्डिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट।
अब इसमें देखो, मैंने आपको पहले ही बोला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से नेचर की है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, कोई बाइफर्केशन नहीं, इमूवेबल है मतलब आईटीसी यहाँ पे नहीं रहेगा। दूसरा, उसमें ब्रैकेट में लिखा है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। तो इन शॉर्ट ऐसा है कि आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज लेके उसके थ्रू काम करा रहे हो और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करने का या इंस्टॉलेशन का भी काम कर रहा है, उस पर जो जीएसटी जा रहा है ना वो मिलेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज मूवेबल गुड्स। और अपन जीएसटी की बात किस पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स वाले पोर्शन पे तो मिलना चाहिए ना, तो इसलिए अदर देन करके उसको सेपरेट रखा है। डी पॉइंट में भी सेम बात हो रही है, उसमें भी वही चीज है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट। तो सी और डी पॉइंट में डिफरेंस ये है कि सी वाले पॉइंट में जो काम हो रहा है ना वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है, कि आपने खुद कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवा लिया, आया समझ में। और जो डी पॉइंट है उसमें आप खुद ही कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं किया, सीमेंट भी खुद जाके खरीद के लाए, लेबर भी खुद ही लेके आ गए, खुद ही वहां बैठते थे, सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया। अब इसमें आपने सीमेंट पे, ब्रिक्स पे, लेबर चार्जेस पे जो भी जीएसटी दिया होगा उसका आपको अगेन कोई आईटीसी मिलेगा नहीं, क्योंकि आप यूजर हो, प्रॉपर्टी तो आपने अपने लिए बनवाई है, तो आईटीसी तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो सी पॉइंट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो या डी पॉइंट में ओन अकाउंट हो, एंड यूजर या जो क्लाइंट है उसको तो किसी भी हालत में आईटीसी मिलने वाला नहीं। क्लियर ये चीज। अगेन उसमें अगर वो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है, उस पर कुछ खर्चा कर रहा है, वहां कुछ जीएसटी उसने पे किया तो आईटीसी मिलेगा, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज मूवेबल गुड्स, उस पर आईटीसी मिल सकता है, ठीक है, वो चलेगा। अब प्लांट एंड मशीनरी कोई घर में तो लगाता नहीं, ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपेंसिव होगा, तो आप उसमें क्लेम करो। तो इसके बाद जो पॉइंट्स हैं बड़े बेसिक और कुछ तो रिपीट भी हैं। ई पॉइंट में आप देख लो सेक्शन 10 की बात हो रही है। सेक्शन 10 याद आ रहा है आपको, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। वहाँ पे क्या देखा था, एक तरफ आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, दूसरी तरफ आईटीसी आपको क्लेम करने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है ना कि आईटीसी क्लेम करने को नहीं मिलेगा, तो ये रिपीट सेक्शन आपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अभी आगे थोड़ा आईजीएसटी में बात करेंगे तब समझ आएगा, अभी आप इसको इग्नोर भी करोगे चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोला पर्सनल कंजम्पशन, कोई भी गुड्स आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज करोगे, इंप्लाइड है कि उस पर आईटीसी नहीं मिलने वाला, तो अंडरस्टूड है। एच पॉइंट देख लो, ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अपनी इंडियन पब्लिक जुगाड़ू है ना कुछ दिमाग लगाती है। बोले गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स। आपके गुड्स अगर चोरी हो गए, खो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए, उन गुड्स पे आपने परचेजेस में आईटीसी तो मतलब इनपुट टैक्स तो पे किया ही होगा, लेकिन उन गुड्स पे आपको कोई आईटीसी क्लेम करने को मिलेगा नहीं। जिन गुड्स पे आप सरकार को कुछ कमा के ही नहीं दोगे, उस पे सरकार आपको आईटीसी क्यों देगी, समझ आ रहा है। और अगर ये अलाउ कर दिया तो यही होगा, पूरे साल में जितना स्टॉक बिकेगा नहीं, उससे ज़्यादा स्टॉक खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, खो जाएगा। और वो भी अलग अलग कैटेगरी में, 5% स्टॉक को जला दो, 5% स्टॉक को बिगाड़ दो, 5% स्टॉक चोरी करवा दो, ऐसी कैटेगरी डाल दो। ओवरऑल देखोगे ना तो सेल में 50% ही स्टॉक बिका है, बाकी 50% इसी तरीके से इधर उधर कहीं गायब हो गया, और आप लीस्ट कंसर्न हो। हर साल ये होता है, आप ध्यान भी नहीं रखते कि गुड्स चोरी नहीं होने चाहिए, आग नहीं लग जानी चाहिए, खराब नहीं हो जाने चाहिए, कोई आपको केयर नहीं है, बिकॉज एक्चुअली में आपने उस पर जीएसटी कलेक्ट करना भी नहीं है और आईटीसी पूरा क्लेम करना है। कैश में बेच दिए होंगे, डिस्ट्रॉयड दिखा दिया और इनपुट टैक्स का क्रेडिट पूरा मांग रहे हो, और क्या भरोसा रिफंड मांगने भी आ जाओ, सारा ही स्टॉक खराब हो गया, बेचा ही नहीं हमने कुछ भी, लाओ आईटीसी रिफंड। तो ऐसा पब्लिक करेगी, उनको मालूम था, पहले ये कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया कि ये सब अगर बहाने करके आओगे आईटीसी भूल जाना। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट। ये तो फिर इवेजन वाली बात है, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129, 130। सिचुएशन समझाता हूँ। एक तो पहली बात, जीएसटी की चोरी कर रहे थे आप, ठीक है, मतलब जीएसटी पे नहीं कर रहे थे सरकार को, कैश में सेल्स कर रहे थे, बिल नहीं बनाते थे, पकड़े गए। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बोले हम मतलब वेरीफाई तो कर ही लिया, रेट वेट करके डॉक्यूमेंट से पता चली गया कि आपका सेल टर्नओवर कितना है, तो उन्होंने आपके अगेंस्ट रिकवरी का प्रोसीडिंग स्टार्ट किया, आपको नोटिस भेजा और बोला कि इतना जीएसटी पे करो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप पे करने गए ना, आपने बोला आईटीसी क्लेम करेंगे, क्योंकि इस गुड्स को जो हमने बेचा है उसका जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसमें हमारा भी जीएसटी तो गया ही था, क्योंकि हमने टैक्स की चोरी की, जीएसटी कलेक्ट करके पे नहीं किया, तो हमने आईटीसी लिया नहीं था। बट अब जब पकड़े गए और जीएसटी भर ही रहे हैं तो आईटीसी भी तो क्लेम करेंगे। आप ऐसे डिमांड करोगे, आपको क्या लगता है रिस्पॉन्स क्या आएगा? अलाउ करेंगे, गालियाँ ही देंगे, ठीक है। तो जितनी सोची नहीं होंगी उससे ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी आपको कि बोले यार बात करने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो। तो चोरी करते हुए पकड़े गए, हमने पकड़ा है आपको,
आपने सामने से अगर टैक्स सबमिट नहीं किया है तो आईटीसी किस बात का। तो ये जनरल रूल है जो जीएसटी में भी एप्लीकेबल है, इवन इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स की चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर टैक्स जमा कराना पड़ेगा, तो उसके सामने कोई खर्चे का डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलेगा, फिर ग्रॉस अमाउंट पूरा पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगी तो हमने मेहनत करके पकड़ा ना आपको, आप कौन सा सामने से जीएसटी देने आए थे। आईटीसी किस बात का, सामने से आप पे करने आ रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। भले आइडियल सिचुएशन में मिल सकता था, बट आप ही ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की कि अब नहीं मिलेगा। क्लियर, तो ये पॉइंट है। 17 सबसेक्शन 6 में कुछ नहीं बोला जो आगे सबसेक्शन 1 और 2 आप पढ़ रहे थे ना, वो नहीं था टैक्सेबल और पर्सनल गुड्स और बिजनेस यूज, टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम सप्लाई, उसमें जो डिवीजन था, तो हम बात कर रहे थे ना सूटेबल रेशियो में डिवाइड कर लेना चाहिए। यहाँ पे यही बोला है कि सूटेबल रेशियो में डिवाइड कर लेना जैसे आपको ठीक लगे। गवर्नमेंट अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी तो ओके, अदरवाइज आपको करेक्शन करने को बोल सकती है। ठीक है, तो ये लास्ट सबसेक्शन आपका कंप्लीट है यहाँ। तो इसके साथ 17 की पूरी स्टोरी आपकी पैकअप। ठीक है, इसमें इतना ही था। बोलो यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कोई क्वेरी है तो बताओ। क्लियर है सारे टर्म्स? ठीक है, बस तो 17 सेक्शन कंप्लीट। 18 से फिर आज नहीं ले रहा हूँ, 18 कल स्टार्ट करूंगा।